नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाई। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू की। बिजली की मांग में वृद्धि के बाद भी भारत ने कोयला आयात में उल्लेखनीय कटौती दर्ज की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले की जांच शुरू की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माले में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से वार्ता की। भारत के एचएस प्रणॉय और पीवी सिंधु स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में और आईपीएल के आरंभिक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने वर्तमान चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है, कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये प्रसारण उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में क्षेत्रीय केंद्रों से पुनर्प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक भाषाओं में इसे रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब इस वर्ष सितंबर तक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। ये घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को पहले की तरह इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। योजना का 5वां चरण इस माह के अंत में समाप्त होना था। सितंबर 2022 तक इस योजना पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। देश में कोविड महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में बाधा के बाद सरकार ने वर्ष 2020 में इस योजना की घोषणा की थी। कोविड महामारी के कारण गरीबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क 5 किलोग्राम सूखा राशन उपलब्ध करवा रही है। सरकार इस योजना पर अब तक लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में निःशुल्क राशन योजना अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। ये निर्णय कल मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निःशुल्क राशन योजना से राज्य के 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। योजना पर 3,270 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन आधी रात से फिर शुरू हो गया है। कोविड महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें करीब 2 वर्ष तक बंद रहीं। केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों और उड़ानों पर वर्तमान कोविड मानकों में कई ढील देने की घोषणा की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार कैबिन क्रू सदस्यों को अब पीपीई किट पहनने की आवश्यकता नहीं होगी। हवाई अड्डों पर सुरक्षा कर्मियों को फिर से यात्रियों का पैट डाउन सर्च करने की अनुमति दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में चिकित्सा आपात स्थिति के लिए 3 सीटें खाली छोड़ी जाएंगी। हवाई अड्डों और उड़ानों के दौरान मास्क
पहनना और हाथों की साफ सफाई अभी भी अनिवार्य होगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 183 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 1 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों जैसे लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 25 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग को भी अब तक 5 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 3 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। देश में बिजली की मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू कोयला उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश ने कोयला आयात में उल्लेखनीय कटौती की है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के दौरान गैर कोकिंग कोयले के सभी ग्रेड के आयात में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमी आई है। पिछले वित्त वर्ष में 163 मिलियन टन गैर कोकिंग कोयले का आयात किया गया था, जो इस अवधि में घटकर लगभग 125 मिलियन टन रह गया है। इस वर्ष जनवरी तक घरेलू कोयला आधारित विद्युत उत्पादन पिछली अवधि की तुलना में 8 खरब यूनिट से अधिक हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में 7 खरब यूनिट से अधिक विद्युत उत्पादन हुआ था। इस वर्ष जनवरी तक ऊर्जा क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाले गैर कोकिंग कोयले का आयात 60.87% गिरकर 22.73 मिलियन टन रहा। भारत विश्व में बिजली की खपत की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। देश में विद्युत मांग हर वर्ष 4.7% की दर से बढ़ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव देश के किसानों और वैज्ञानिकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कार्य के लिए प्रोत्साहित किया है और इस कदम से भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की 93वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों और वैज्ञानिकों सहित देश के कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ नियमित संवाद करते हैं और कृषि उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि आज हमारे देश में खाद्यान्न तथा बागवानी उपज का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जिससे हम न केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं बल्कि अनेक देशों में निर्यात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सरकार की किसान हितैषी नीतियों के फलस्वरूप कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी भारतीय कृषि उत्पादन में वृद्धि बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 28 मार्च को होगी और 29 मार्च को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी तनाव मुक्त परीक्षा के बारे में अपने विचार रखेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 2 टी-शर्ट, 3 कुर्ती, 1 जीन्स। लिमिट में गुड्डी। आज मेरा बर्थडे है, शॉपिंग होगी अनलिमिटेड। अच्छा बाबा।
जब मामा मेहरबान तो भांजी क्यों हो परेशान। जी आपके हुए 12,000। ये लीजिए कार्ड। पर कार्ड लिमिट तो 10,000 ही दिखा रहा है। कुछ कपड़े वापस रख लो। रुको, ये हो गया। लो, बढ़ गई कार्ड लिमिट। तुम्ही से सीखा है। कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड। और खर्चे भी लिमिटेड। अब फिर भी कोई नुकसान हुआ तो बैंक में मोबाइल नंबर दर्ज करके रखो, तुरंत अलर्ट मिलेगा। समय से बैंक को बताया तो नो नुकसान। अगर बैंक नहीं माना तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। वाह मामा, खूब समझे आप डिजिटल बैंकिंग का पार्ट। चलो लिफ्ट आ गई। लो, इधर भी लिमिट। आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। हर मत का महत्व बताओ, आओ अपना हुनर दिखाओ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में भाग लें। लॉग ऑन करें voterawarenesscontest.in पर और प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों क्विज, गायन, स्लोगन, पोस्टर और वीडियो मेकिंग में दिखाएं अपनी रचनात्मकता। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 31 मार्च से पहले voter-contest@eci.gov.in पर भेजें और जीते ढेर सारे इनाम। खुजली झटपट दूर करे, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाई। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू की। बिजली की मांग में वृद्धि के बाद भी भारत ने कोयला आयात में उल्लेखनीय कटौती दर्ज की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले की जांच शुरू की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माले के मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से वार्ता की। भारत के एचएस प्रणय और पीवी सिंधु स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में और आईपीएल के आरंभिक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने वर्तमान चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम सामूहिक हिंसा मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम ने कल बीरभूम जिले के बोगतुई गांव पहुंची और हिंसा की घटना की जांच शुरू की। पिछले सप्ताह बीरभूम हिंसा में 8 लोग मारे गए थे। 21 मार्च को कुछ अज्ञात लोगों ने गांव के 10 घरों को आग लगा दी, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 8 लोग मारे गए। कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीरभूम घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और इसकी रिपोर्ट 7 अप्रैल तक मांगी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मालदीव के माले पहुंचे। उन्होंने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ वार्ता की। विदेश मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि भारत और मालदीव की साझेदारी प्रगाढ़ता की ओर अग्रसर है। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारे मजबूत संबंध दोनों देशों के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम विकास प्रक्रिया में भागीदार हैं और शांति तथा सुरक्षा की ओर अग्रसर हैं। श्री जयशंकर राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से भी मुलाकात करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल दुबई एक्सपो 2020 में भारत मंडप के मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे। श्री अनुराग ठाकुर ने एक्सपो में विश्व के सामने भारत को प्रदर्शित करने वाला भारत मंडप देखा। उन्होंने दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत अमन पुरी और फिल्म निर्देशक शेखर कपूर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा ने दुनिया के सामने अपनी विशिष्ट छवि बनाई है।
मुझे विश्वास है इस पवेलियन के आने से और हमारा मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर का जो यहाँ पर पवेलियन बना है, वहाँ पर बहुत सारे लोग, बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिटी आपस में एंगेज करेगी। लोग जब हमारे इतिहास को देखेंगे कि हमने कितना काम इस पर किया है, तो उससे और उनका रुचि भारत और भारतीय सिनेमा और इस जगत में मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और बढ़ती है। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज शाम चित्र भारती फिल्म उत्सव का समापन होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट। चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में विभिन्न श्रेणियों में विजेता फिल्मों के निर्देशकों को अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड के साथ ही कुल 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार भी होंगे। चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के चौथे संस्करण में 10 विषयों पर वृत्तचित्र, लघु फिल्म, एनिमेशन और कैंपस फिल्में आमंत्रित की गई थीं। इनमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, स्वाधीन भारत के 75 वर्ष, अनलॉकडाउन, वोकल फॉर लोकल, गांव खुशहाल देश खुशहाल, भारतीय संस्कृति और मूल्य जैसे विषय शामिल थे। समारोह में 22 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्रविष्टि के रूप में प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 120 फिल्मों का प्रदर्शन इस फिल्म फेस्टिवल में किया गया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश ने 50,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। तेलंगाना में सर्वाधिक 13,960 से अधिक गांव ओडीएफ प्लस हैं। इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या सबसे अधिक है। ओडीएफ प्लस वो गांव होते हैं जो खुले में शौच मुक्त होने के साथ साथ ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन भी करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण फरवरी 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के सभी गांवों को वर्ष 2024 के अंत तक खुले में शौच मुक्त करना है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि खुले में शौच मुक्त बनाने के मिशन में गोवर्धन योजना, धूसर जल यानी ग्रे वाटर प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन सहित कई घटक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि खुले में शौच मुक्त गांवों की प्रगति दर्शाने के लिए उन्हें आकांक्षी, अग्रसर और आदर्श 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धी की भावना पैदा की है और संपूर्ण स्वच्छता को तेजी से लागू करने के लिए लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 22,000 ग्राम पंचायतों के 1 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों में भाग लिया। समाचार कक्ष से फरहत नाज। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज के कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी जोगेंद्र चंद्र चक्रवर्ती और हीरेंद्र जीवन घोष का स्मरण कर रहे हैं। मेमन सिंह के निवासी जोगेंद्र चंद्र ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। मेमन सिंह अब बांग्लादेश में है। जोगेंद्र चंद्र सोनारंग डाक कर्मी हमला और चोरी मामले में आरोपी थे, जिसके लिए उन्हें 8 महीने के कठोर कारावास की सजा मिली थी। 1913 में जोगेंद्र चंद्र ने सिलहट के सब डिविजनल अधिकारी गॉर्डन की हत्या के षड्यंत्र में भाग लिया। 27 मार्च 2013 को इस साजिश को अंजाम देने के लिए जिस बम को लेकर वे गॉर्डन के बंगले तक जा रहे थे, दुर्भाग्य से वो उनके हाथों में ही फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त को हमारी श्रद्धांजलि। आज हम महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 27 मार्च 1898 को हुआ था। सर सैयद अहमद महान समाज सुधारकों और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। सर सैयद ने निर्धन और पिछड़े मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका को समझा।
उन्होंने अनेक माध्यमों से कई स्कूलों की शुरुआत कर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी। सर सैयद ने मुस्लिम समुदाय में वैज्ञानिक रुचि विकसित करने और भारतीयों को उनकी अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए 1863 में वैज्ञानिक सोसाइटी का गठन किया। 1875 में सर सैयद ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज की तर्ज पर अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। वे इस कॉलेज को प्राचीन और नई पद्धति यानी पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का रूप देना चाहते थे। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन ने पूरे देश के लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने में मदद की। इस महान समाज सुधारक को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी लक्ष्मी एन मेनन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 27 मार्च 1899 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। एक समर्थ शिक्षिका, वकील, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी गांधीवादी विचारों से प्रभावित थीं और हमेशा खादी ही पहनती थीं। लक्ष्मी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। 1927 में वे विद्यार्थी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए मॉस्को गईं। मॉस्को में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलीं, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी। महिलाओं से संबंधित मुद्दों में लक्ष्मी की गहरी रुचि थी। अखिल भारतीय महिला सभा AIWC के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्नीस 1948 और 1950 में लक्ष्मी को महिलाओं की स्थिति पर गठित संयुक्त राष्ट्र समिति के लिए मनोनीत किया गया और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख रहीं। वे विदेश विभाग में स्वतंत्र प्रभार सहित राज्य मंत्री बनाई गईं। त्रिवेंद्रम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दूत के रूप में अनेक देशों की यात्राएं की। केरल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में भी उनका योगदान था। 1967 में राजनीतिक गतिविधियों से अवकाश लेने के बाद लक्ष्मी मेनन ने सामाजिक कार्य और लेखन की ओर रुख किया। लक्ष्मी मेनन को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए पद्मश्री सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 30 नवंबर 1990 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान सुपुत्री को हमारा भावभीना नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं।
आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत की पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला और पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने थाईलैंड की सुपानिदा केटथोंग को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रणय ने इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिटिंग को हराया। प्रणय ने क्वार्टर फाइनल में पी कश्यप को पराजित किया। एक अन्य सेमीफाइनल में किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 3:30 बजे से शुरू होगा। 7:30 बजे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने होंगे। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से पराजित किया। और अब मौसम। दिल्ली में आज दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उधर जम्मू में भी आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, अखबारों ने सुर्खी दी है पीएम मोदी की कैबिनेट का अहम फैसला, गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी। जनसत्ता ने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 3 महीने के लिए निःशुल्क राशन योजना बढ़ाने को अहमियत दी है। आज से उड़ानों का लॉकडाउन खत्म, लिखता है दैनिक ट्रिब्यून। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है विमानन कंपनियां और हवाई अड्डे उड़ानों के परिचालन को तैयार। दैनिक भास्कर ने उम्मीद शीर्षक से लिखा है 2 साल बाद फिर खुला आसमान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग 30% और पूछताछ यानी इंक्वायरी 170% बढ़ी। नवभारत टाइम्स ने पाकिस्तान के अंदर की हलचल को विस्तार से दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है इमरान की इस्तीफे की अटकलें तेज। लोकसत्य की बड़ी खबर है पारंपरिक चिकित्सा को लेकर भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता। गुजरात के जामनगर में पहला वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र बनाया जाएगा। अमर उजाला लिखता है केंद्र सरकार जल्द ही पढ़ाई, नौकरी और कारोबार के काम से विदेश जाने वालों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज देने का फैसला कर सकती है। राष्ट्रीय सहारा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संसद में महिलाओं की कम भागीदारी पर चिंता को पहले पन्ने पर दिया है। वहीं उत्तराखंड में ऋतु खंडूरी के विधानसभा अध्यक्ष बनने पर अखबारों ने लिखा है पहली बार राज्य में महिला स्पीकर। कई अखबारों ने दिल्ली विधानसभा में कल पेश किए गए बजट की चर्चा भी मुख्य पृष्ठ पर की है। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर चिंता शीर्षक से आलेख में लिखा है 70 साल में मिट्टी में 0.3% रह गया है जैविक कार्बन तत्व, कृषि पैदावार और पौधों की पोषकता प्रभावित होने का खतरा। राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ की खबर है मुंबई स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिए नई सुविधा। स्टेशन पर प्रतीक्षा में बैठे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए आर्टिफिशियल तकनीक से जैसलमेर, शिमला और कश्मीर की वादियों सहित अन्य पर्यटन स्थलों की बैठे बैठे वर्चुअल सैर कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाई। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू की। बिजली की मांग में वृद्धि के बाद भी भारत ने कोयला आयात में उल्लेखनीय कटौती दर्ज की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा मामले की जांच शुरू की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माले में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से वार्ता की। भारत के एचएस प्रणॉय और पीवी सिंधु
स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में और आईपीएल के आरंभिक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने वर्तमान चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।